नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्षीय कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला चल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके पाठ है कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना यशोधरा और साकेत महाकाव्य में। प्यारे विद्यार्थी, जो प्रश्न है वो देख रहे हैं और इसमें जो आज का प्रश्न है वो है मैथिली शरण गुप्त जी की नारी भावना पर प्रकाश डालते हुए यशोधरा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसमें गुप्त जी की नारी भावना और यशोधरा के चरित्र चित्रण, तो दो प्रश्न हो गए इसमें एक तरह से। तो पहले हम गुप्त जी की नारी भावना पर जो चर्चा करेंगे, उसके बाद में यशोधरा का चरित्र चित्रण करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो उत्तर है वो इस प्रकार से पहले भूमिका के रूप में पढ़ते हुए गुप्त जी की नारी भावना वाला बिंदु है हम देखेंगे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। गुप्त जी की नारी भावना, या फिर एक तरह से ये प्रश्न अकेला भी आ सकता है इसे, और मैथिली शरण गुप्त जी की नारी भावना पर एक विस्तार से लेख लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न अकेला भी आ सकता है। दूसरा, इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि मैथिली शरण गुप्त की नारी भावना पर प्रकाश डालते हुए यशोधरा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो नारी भावना के रूप में मैं आपको बताऊं प्यारे विद्यार्थियों, तो जैसे आधुनिक युग में अगर बात करें, भूमिका के रूप में हम बात कर रहे हैं पहले, तो आधुनिक युग में पुरुषों ने ये महसूस किया कि स्त्री के बिना उनका जीवन अपूर्ण है। आधुनिक युग के इन जो पुरुष है उन्होंने ये अनुभव किया कि बिना स्त्री के जीवन क्या है, अपूर्ण है, पूरा नहीं है। इसलिए जीवन की इस दौड़ में या इस जीवन को चलाने के लिए नारी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। पुरुष के साथ स्त्री का संग होना आवश्यक है। वह अगर साथ सहयोगिनी रहती है तो ही उसका जीवन है वो पूरा माना जाता है। ये बात आधुनिक युग के पुरुषों ने भी महसूस की है। वर्तमान हिंदी कवियों ने, आज के मैथिली शरण गुप्त जी की बात करें या उस समय वर्तमान काल के जो कवि हैं, वो भी नारी जागरण को विशेष महत्व देते हैं कि नारी जो है जीवन का, मनुष्य के जीवन में नारी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए नारी का महत्वपूर्ण नारी जागरण है वो विशेष महत्व दिया। इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों, इसको एक आंदोलन के रूप में सफल बनाने की प्रयास अब उन्होंने किया। और प्लेटो का एक मत है, अगर बात करें प्लेटो के मत की, कि कोई राष्ट्र तब तक उन्नत नहीं हो सकता जब तक कि उसकी जनसंख्या, आधी जो जनसंख्या है वो अशिक्षित रहेगी। और प्रत्येक कार्य क्षेत्र में स्त्री व पुरुष को समान रूप से क्रियाशील होना चाहिए। जिस देश में स्त्रियां और पुरुषों से पिछड़ी रहेगी वह सभ्यता और संस्कृति की जन्मजात विशेषताओं से सर्वथा वंचित रहेगी। ये प्लेटो का विचार है स्त्री के विषय में कि कोई भी राष्ट्र तब तक उन्नत नहीं हो सकता कि जब तक उसकी आधी जनसंख्या तो शिक्षित नहीं हो, अशिक्षित रहेगी, तब तक वह उन्नत नहीं हो सकता। एक तो पढ़ी लिखी जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरी बात कि प्रत्येक कार्य में स्त्री का जो है और पुरुषों का समान रूप से क्रियाशील होना आवश्यक है। स्त्री और पुरुष समान रूप से क्रियाशील होंगे किसी भी कार्य क्षेत्र में, तब उन्नति होगी। और जिस देश में स्त्रियां पुरुषों से पिछड़ी हुई होती है, वहाँ वह सभ्यता और संस्कृति की जन्मजात विशेषताओं से वो सर्वथा क्या होती है, रहित होती है, वंचित होती है। तो ये बातें आप भूमिका के रूप में लिख सकते हो। मैंने बताया कि आधुनिक युग के पुरुषों ने महसूस किया कि स्त्री का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, स्त्री के बिना उनका जीवन अपूर्ण है। ये बात आप लिख सकते हो। जीवन की दौड़ में जो है स्त्री का महत्वपूर्ण, नारी की उपेक्षा वो नहीं की जा सकती। जीवन संगिनी है, नाम है उसका जीवन संगिनी कहा जाता है। नारी के बिना पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं है और पुरुषों के लिए नारी की उपेक्षा वो नहीं की जा सकती। वर्तमान काल के जितने भी हिंदी के कवि हैं वो नारी जागरण पर विशेष बल देते हैं और नारी जागरण से संबंधित जो आंदोलन है उसकी एक तरह से उसकी शुभकामना प्रकट करते हैं या इस आंदोलन को सफल बनाने का सब प्रयास करते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं भूमिका में। अब देखिए नारी की, गुप्त जी की नारी भावना, इसमें आपको क्या लिखना है
गुप्त जी नारी के मौलिक अधिकारों को दिलाने के पक्ष में रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, महर्षि गुप्त जी है वो नारी के मौलिक अधिकार है उनके लिए वो पक्षधर हैं। नारी के मौलिक अधिकार जो मूल रूप से नारी को मिलने चाहिए, उन मौलिक अधिकारों के गुप्त जी क्या है, पक्षधर है। ठीक है, तो ये बात कौन कहते हैं, गुप्त जी नारी के मौलिक अधिकारों के पक्षधर हैं। साथ ही साथ वे नारी जागरण और उसके आंदोलन के समर्थक भी हैं। नारी जागरण के और नारी संबंधित जो जागरण से संबंधित जो आंदोलन है उनके समर्थकों में से एक गुप्त जी भी है, जो कि नारी जागरण और उसके आंदोलन का समर्थन करते हैं। प्रेमचंद जी और गुप्त जी के नारी संबंधी विचार प्रायः एक जैसे से हैं। प्रेमचंद जी, जामुनशी प्रेमचंद जी भी नारी जागरण पर विशेष बल देते हैं, तो गुप्त जी भी नारी जागरण पर विशेष बल देते हैं। दोनों का एक तरह से नारी संबंधी जो नारी विषय संबंधी जो विचार है वो लगभग एक जैसे हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। गुप्त जी ने प्रेमचंद जी की तरह नारी के दो रूपों अर्थात माता और पत्नी पर अधिक बल दिया है। जैसे प्रेमचंद जी ने नारी के दो स्वरूप, क्योंकि नारी के कई स्वरूप है, नारी पत्नी भी है, नारी माँ है, नारी बहन है, ठीक है, नारी एक मित्र भी है, तो नारी एक गुरु भी है, नारी के कई स्वरूप है। तो गुप्त जी जैसे प्रेमचंद जी ने नारी के दो रूपों की ज़्यादा बल दिया, माता का रूप और नारी का पत्नी स्वरूप, इन दोनों पर बल दिया, ऐसे ही गुप्त जी भी इस नारी के दो रूपों पर बल देते हैं। नारियां पुरुषों की पूर्णता बन करके रहना चाहती है। इनकी नारियां यानी इन गुप्त जी और प्रेमचंद जी की जो नारियां पात्र है, वो पात्र पुरुषों के की पूर्णता बन करके रहना चाहते हैं। वो अकेली या पुरुषों की उपेक्षित नहीं रहना चाहती है। वो नारियां इनके जो पात्र हैं, इनके काव्य रचनाओं में, इनके कथा साहित्य में, गद्य साहित्य में वो रचनाएं, प्यारे विद्यार्थियों, वो नारियां पुरुषों की पूर्णता की सहयोगिनी बनती है। वो पूर्णता बनकर रहना चाहती है। पुरुषों के अपूर्ण जीवन को पूर्ण बनाना एकमात्र धर्म और कर्तव्य है। ऐसी नारियां जो पुरुषों के जीवन की क्या कह सकते हैं, एक तरह से उनके जीवन को पूर्ण बनाने में वो अपना धर्म और अपना कर्तव्य निभाती है। वे अपने प्रिय के कर्तव्य पथ में बाधक बन करके रहना नहीं चाहती है। वह अपने प्रिय के पथ पर बाधा नहीं पहुंचाती है। अपने कर्तव्य मार्ग को पुरुष के या अपने पति के प्रिय के कर्तव्य पथ के ऊपर वो बाधा नहीं पहुंचाती है। जैसा यशोधरा में आप देखने को मिलेगा आपको ऐसी बातें। और वह उनकी जीवन की सहचरी बनना चाहती है। प्यारे विद्यार्थियों, नारी पुरुष की सहचरी सहगामिनी बनना चाहती है। वह पुरुष के कर्तव्य में बाधा नहीं पहुंचाना चाहती, अपितु वह उसकी सहचरी बनना चाहती है। उसके हृदय में पति के लिए अपार प्रेम है, भक्ति है, सहानुभूति है, सम्मान है। वह अपने हृदय में पति के लिए हमेशा अच्छी कामना करती है। वो अपार प्रेम है उसके हृदय में पुरुष के प्रति, अपने पति के प्रति, और प्रेम है, भक्ति है, सम्मान है। और उनके समयानुकूल प्यारे विद्यार्थियों उनके समय के अनुकूल कर्तव्य निभाने की प्रबल भावना भी उसमें है। कुछ आलोचकों का कहना है कि गुप्त जी के नारियों का कोई मौलिक आदर्श नहीं दिखाई पड़ता। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि गुप्त जी के जो नारियों से संबंधी जो पात्र है वो मौलिक आदर्श नहीं दिखाई देता। उसमें गुप्त जी के नारियों का कोई मौलिक आदर्श नहीं दिखाई देता। उनकी नारियां चार दीवारी के भीतर साधारण स्त्री की तरह क्रंदन करती है। गुप्त जी के जो पात्र है, जिसमें स्त्री पात्र है, वो प्यारे विद्यार्थी उसमें नारी के साधारण व्यक्ति, एक तरह से साधारण चार दीवारी के भीतर साधारण स्त्री की तरह क्रंदन करती है, रोती है। ऐसे पात्रों का चित्रण इसमें किया है। उदाहरण के रूप में अगर आलोचक ये कहते हैं कि जैसे उर्मिला और यशोधरा की बात की जाए, तो प्यारे विद्यार्थी उर्मिला और यशोधरा ऐसी ही पात्रा है जो घर की चार दीवारी के भीतर रह करके जो है क्रंदन करती है, विरह को भोगती है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं नारी भावना में। और प्यारे विद्यार्थियों, गुप्त जी नारी के साधारण व्यक्तित्व में असाधारण गुणों को खोज करते हैं। वास्तव में अगर कहा जाए तो गुप्त जी नारी के साधारण गुणों में वास्तविक गुणों को खोजते हैं, असाधारण गुणों को, साधारण व्यक्तित्व में असाधारण गुणों को खोजते हैं। ऐसे गुप्त जी की मनोभावना है। और ये आप लिख सकते हैं
और नारी की जगत में यशोधरा का महान व्यक्तित्व दर्शनीय है, प्रशंसनीय है। गुप्त जी ने जो नारी के रूप में यशोधरा का जो चित्रण किया है वह अत्यंत प्रशंसनीय है और साथ ही साथ ऐसा व्यक्तित्व दर्शनीय है। तो एक साथ ही पति व पुत्र दोनों का त्याग किस युवती ने किया है? एक साथ ही पति का और पुत्र दोनों का त्याग किस युवती ने किया है? ऐसा आप इस यशोधरा से देख सकते हैं। नारी साहित्य के इतिहास में एक अद्वितीय घटना है। यशोधरा के व्यक्तित्व में असाधारण नारीत्व का दर्शन होता है प्यारे विद्यार्थियों। और यशोधरा का त्याग इसीलिए किया गौतम ने कि वह इंद्रियासक्त और हास्य विलास विनोदपूर्ण थी। गौतम ने यशोधरा का त्याग इसलिए कर दिया कि वह इंद्रियासक्त थी, आसक्ति से युक्त थी और हास्य विलास विनोदपूर्ण थी। लेकिन अंत में गौतम को ये स्वीकार करना पड़ा प्यारे विद्यार्थियों कि यशोधरा दीनहीन नहीं वरन गौरवमयी है। यशोधरा कोई दीनहीन नहीं है अपितु गौरवमयी है कि दीन न हो गोपे सुनो हीन नहीं नारी कभी। ऐसा दीन नहीं, दीन न हो गोपे, दीन न हो गोपे, ये गौतम स्वीकार करते हैं यशोधरा के लिए। सुनो हीन नहीं, सुनो हीन नहीं, दीन न हो गोपे सुनो हीन नहीं नारी कभी। तो ये बात कौन कह रहे हैं? गौतम अपनी पत्नी यशोधरा के लिए उसकी प्रशंसा में कर रहे हैं। हालांकि गौतम पहले यशोधरा को एक तरह से इंद्रियासक्त भोगी या फिर हास्य विनोद वाली बताते हैं, लेकिन अंत में वो स्वीकार करते हैं कि यशोधरा गौरव का प्रतीक है, यशोधरा दीनहीन नहीं है। तो यहाँ अपनी पत्नी की प्रशंसा में कहते हैं कि दीन न हो गोपे सुनो हीन नहीं नारी कभी। कभी भी नारी हीन नहीं हो सकती, अर्थात दीनहीन कभी नहीं बल्कि गौरवमयी नारी होती है। नारियाँ गौरवमय हैं। गुप्त जी की नारी को अनुरागिणी और मानिनी दोनों प्रकार की बताई है। इसीलिए मानिनी का जो नारी का जो स्वरूप है वो व्यक्तित्व अलग है, अपना अलग व्यक्तित्व है, और अनुरागिणी का अलग है, उसका धर्म और कर्तव्य है इस प्रकार से अलग है। अनुरागिणी जो नारी है उसमें वह जो है उसका धर्म और कर्तव्य है, और नारी के रूपों का समन्वय यशोधरा में देखने को मिलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप देख सकते हो। और इसके साथ एक आलोचक महोदय ने ठीक ही कहा, यशोधरा माननी होते हुए भी अनुरागिणी है। माननी का मतलब होता है रूठी हुई नायिका, माननी नायिका। यशोधरा जब गौतम महानिष्क्रमण को बिना पूछे, अपनी पत्नी यशोधरा से बिना पूछे रात को ही उनको सोता हुआ छोड़ करके चले जाते हैं, तो उस समय यशोधरा बड़ी नाराज़ होती है और एक तरह से वो एक माननी नायिका हो गई, रूठ जाती है। तो इस माननी नायिका होते हुए भी वो अनुरागिणी है, प्रेम करने वाली है। यशोधरा का मान सार्थक है क्योंकि उसका जो रूठना है वो सार्थक है। इस प्रकार से उपेक्षा करना एक पुरुष के द्वारा एक स्त्री की उपेक्षा की गई है कि वह उसको सोते हुए छोड़ करके चला गया निष्क्रमण के लिए, और अपनी पत्नी को यह भी नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, सिद्धि प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ, ये चीज़ उनको नहीं बताई। उनको कहीं न कहीं ऐसा लगा होगा कि मैं अगर इनको पूछ करके जाऊँगा तो ये मेरी सिद्धि के लिए बाधा बन जाएगी। तो इस प्रकार से यशोधरा का अगर पात्रा को हम अगर जिक्र करें तो प्यारे विद्यार्थियों, यशोधरा जो पात्र है उसका जो मान है, उसका वो रूठना वो सार्थक है। ऐसा ही होना चाहिए, यथार्थ भी है, वास्तविक है ये। लेकिन उसके अपने पति गौतम से सिर्फ इसी बात की शिकायत है कि वह बिना कहे हुए चले गए। सखी वे मुझसे कह के जाते, ये जो पंक्तियाँ आती है, सखी वे मुझसे कह के जाते, कि सखी कहाँ से मेरे पति मुझसे कह कर के जाते, मुझे ऐसा इतना तो योग्य तो समझते, मैं उसकी सहधर्मिणी हूँ, फिर भी वो मुझसे बिना पूछे चले गए। तो ये उनको बड़ा एक तरह से बुरा लगा, शिकायत उनसे है कि मेरे बिना पूछे ही वन को चले गए। ऐसा करके क्या गौतम ने समस्त नारी जाति का अपमान नहीं किया? अगर बात करें, गुप्त जी इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि गौतम इस तरह से अपनी पत्नी को सोते हुए छोड़ करके चले जाते हैं वन में महानिष्क्रमण के लिए, तो क्या ये नारी का, समस्त विश्व की नारी का अपमान नहीं है? यशोधरा की दृष्टि में पुरुष को चोर की तरह भागना नारी के प्रति बड़ी भारी विश्वासघात है।
यशोधरा ये सोचती है कि मुझे मेरे पति बिना पूछे चले गए हैं चोर की भांति, क्या मैं ऐसी हूँ, क्या मुझे 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 इतना भी अधिकार नहीं कि मैं मुझसे कुछ पूछ के चले जाते, तो इस प्रकार से वो मेरे ऊपर इतना विश्वासघात क्यों करती है। यह बात हुई कि मैं इंद्रियासक्त, वे कब थे विषयों के चेहरे, मैं इंद्रियासक्त, यशोधरा स्वयं के ले रही है कि मैं तो इंद्रियों से प्रति आसक्त हूँ, मैं तो मोहित हूँ, लेकिन वे कब थे विषयों के चेहरे, अरे वे तो विषयों के चेहरे नहीं थे, उसके चेले या सेविक नहीं थे। तो गौतम का यह समझ लेना उसकी पत्नी इंद्रियासक्त और यशोधरा जैसी पति परिणय नारायण के लिए ऐसा ही नहीं हो जाता है कि नारी गौतम ये सोचता है कि अगर मैं पूछ के जाऊँगा तो ये इंद्रियासक्त मेरी पत्नी कहीं न कहीं मेरी बाधा करते हुए पथ पर बाधक बन जाएगी। तो ये सोचना गौतम के लिए अलग बात है, लेकिन ये उसके पति परायण नारी यशोधरा के लिए ऐसा नहीं हो गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये मन ही मन कुंठित होती है, सोचती है, शिकायत करती है कि काश मेरे पति मुझसे कह करके चले जाते तो मैं कभी उनके मार्ग में उनकी सिद्धि प्राप्ति के लिए कभी बाधक नहीं बनती। इस प्रकार से रह रह करके ये भाव उसके कोमल हृदय में चुभने लग जाते हैं। ये बात यहाँ पर कहती है ना कि मुझको बहुत उन्होंने माना, यशोधरा में यशोधरा कहती है मुझको बहुत उन्होंने माना, पर फिर भी क्या पूरा पहचाना, फिर भी क्या मुझको फिर भी क्या पूरा पहचाना। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों यशोधरा अपनी शिकायत को व्यक्त कर रही है कि मुझको बहुत उन्होंने माना, हालांकि मेरे प्रिय ने, मेरे पति ने मुझको बहुत सम्मान दिया, मान सम्मान दिया, लेकिन फिर भी मुझे पूरा नहीं पहचान पाए कि मैं, वो ये सोचते हैं कि मैं भी उनके कर्तव्य पथ पर, सिद्धि पथ पर जाते समय उनके बाधक बन जाऊंगी। ये बात अगर वो सोच करके गए हैं तो क्या फिर उन्होंने मुझे क्या पूरा पहचाना, अर्थात मेरे बारे में वो कुछ भी नहीं जानते, या ऐसा अगर वो विचार रखते हैं तो ये उनकी गलती एक तरह से। तो नारी के हृदय में इस प्रकार की अनभिज्ञता ने, गौतम ने नारी का साधारण व्यक्तित्व की इतने ज़ोर से ठोकर मारी कि वह तिलमिला उड़ जाती है। और इस प्रकार से यशोधरा विवश होकर के ये प्रण भी लेती है कि विदा न लेकर स्वागत से भी वंचित यहाँ किया है, कि मेरे से विदा नहीं लेकर के गए हैं, इसीलिए वो भी स्वागत के अधिकारी नहीं है, मैं भी उनका स्वागत कैसे करूं। फिर वो मुझसे विदा थोड़ी लेकर के, स्वागत उसका किया जाता है जब विदा लेकर के चले जाते, तब मैं उनकी प्रतीक्षा में, जब वो सिद्धि प्राप्त करके पुनः लौटते तब मैं उनकी स्वागत के लिए गीत गाती, स्वागत करती, लेकिन वो विदा भी नहीं मुझसे हुए, इसीलिए मैं वो स्वागत से वंचित हो गए हैं। तो इस प्रकार का यहाँ भाव यशोधरा की एक तरह से विवस्था प्रकट हो रही है। तो यह है नारी की एक तरह से हम कह सकते हैं कि नारी भावना गुप्त जी की, और गुप्त जी ने अपने कवि प्रतिभा की ये एक तरह से माननीय रूप, यशोधरा का जो माननीय रूठा हुआ जो रूप है, ये एक मौलिक देन है एक तरह से। नारी चित्रण हिंदी साहित्य की पहली नवीन सृष्टि है, हम कह सकते हैं नारी चित्रण की हिंदी साहित्य की सबसे पहली नवीन सृष्टि है। कालिदास ने भी अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की उपेक्षा खुले दरबार में हुई थी। कालिदास का जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें भी शकुंतला की उपेक्षा की गई थी, दुष्यंत को फिर क्षमा मांगनी पड़ी, है ना। जब वो भरे दरबार में कहते हैं कि मैं इसको नहीं जानता, वो श्राप वंश शकुंतला सब कुछ, वो राजा है दुष्यंत, वो भूल जाते हैं, इसीलिए उनको प्रमाण देना पड़ता है, तो दुष्यंत को क्षमा मांगनी पड़ेगी। लेकिन शकुंतला का मान प्रेम जन्य कहा जाएगा, ये जो रूठना है वो प्रेम जन्य है, और यशोधरा के मान की तरह वो भी सैद्धांतिक नहीं है। शकुंतला और यशोधरा दोनों देवियाँ हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय हैं। हम शकुंतला को देख लें कालिदास की या फिर यशोधरा को देखें, दोनों ही देवियाँ हैं, अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय है। तो इस प्रकार से गौतम ने बहुत बड़ा दायित्व यशोधरा पर छोड़ दिया था, वह था राहुल का, यानी यशोधरा
का जो या गौतम का जो पुत्र था राहुल, उसका पालन पोषण का भार गौतम ने यशोधरा पर छोड़ दिया था। तो आदर्श यशोधरा इस बात को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए कवि ने कहा कि स्वामी मुझको मरने का भी दे न गए अधिकार, स्वामी मुझको मरने का भी दे न गए अधिकार, छोड़ गए मुझ पर अपने राहुल का सब भार, छोड़ गए मुझ पर अपने राहुल का सब भार। तो इस प्रकार यशोधरा विरह विदग्ध विरहिणी नहीं अपितु एक दायित्व वाली आदर्श माँ भी है, विरह व्यक्त वाली पत्नी भी नहीं है, इसके साथ साथ एक दायित्व बोध वाली अपनी जिम्मेदारी निभाने वाली एक माँ भी है। तो इस प्रकार से नारी के चित्रण का इसमें किया गया है। आज के नारी जागरण में इसका विश्वास बड़ी तीव्र गति से हुआ है। और साथ ही साथ गुप्त जी ने ये बताया कि नारी करुणा और वेदना की सजीव मूर्ति है। और कवि ने यहाँ कहा कि नारी जीवन की हाय की कहानी कही गई है। और प्यारे विद्यार्थियों, गुप्त जी किसी भी ग्रंथ में विश्व प्रेम का व्यवहारिक पक्ष वो ग्रहण नहीं किया गया। इसमें वस्तुतः वो एक कुटुंब के कवि हैं। उन्होंने कहा है कि जाति बड़ी है देश और भी, कि जाति बड़ी है देश और भी, बड़ा विश्व का क्या कहना, जल में थल में गगन में मैं हूँ कौटुंबिक कवि मात्र, जल में थल में गगन में मैं हूँ कौटुंबिक कवि मात्र। तो इस प्रकार से कवि का विश्वास है कि पारिवारिक जीवन में सुखी रहने पर ही राष्ट्र का कल्याण संभव है। परिवार सुखी है तो राष्ट्र भी सुखी है, ऐसा कल्याण मानते थे। इसीलिए गुप्त जी ने पारिवारिक जीवन के विभिन्न पहलुओं और चेष्टाओं समस्याओं का विशेष ध्यान दिया। तो प्यारे विद्यार्थी, ये थी गुप्त जी की नारी चेतना। ये हम कह सकते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति विश्वास व प्रेम रखे, उसी से जीवन में सब कुछ संभव है। गुप्त जी ने एक तरह से विवाहिता जीवन को सफल बनाने के उपाय बताए हैं कि पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास रखे, प्रेम रखे। और सच की बात यह है कि गुप्त जी ने नारी की बहुत सी अन्य समस्याओं का ध्यान नहीं दिया। और साथ ही साथ नारी करुणा की मूर्ति, विषाद की प्रतिमा और अनुपम त्याग की देवी है। गुप्त जी की नारी है वो करुणा की तो मूर्ति है, विषाद की प्रतिमा है और अनुपम त्याग की देवी है। तो इस प्रकार से त्याग में नारी का चित्रण इसमें किया गया है। और नारी गुप्त जी ने अपने साहित्य रचना में ऐसी त्याग में नारियों के चित्रण का, जागरण का जो है बताया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम केवल गुप्त जी की नारी भावनाओं के बारे में ही हमने समझा है और बाकी आगे यशोधरा का चित्रण हम अगले वीडियो में लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। मैथिलीचरण गुप्त जी के इसी प्रश्न के आगे के भाग यानी यशोधरा के जो चारित्रिक विशेषता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप गुप्त जी की जो नारी भावना उसे समझ, जो भी मैंने मौखिक रूप से आपको बताया उसको ठीक प्रकार से सुने, समझे और नोट्स बनाएं और याद भी करें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।